हेलो फ्रेंड्स, आरबी पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार। ठीक है। तो मूल अधिकार पढ़ने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्मेट में। इसके पहले मैं बता देता हूं कि यह महेश कुमार बरनवाल का बुक है। तो पॉलिटी को हम लोग इसी तरीके से क्लियर कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से वन लाइनर के फॉर्मेट में। आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है। ये बताने की बात नहीं है, अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो समझ में आ जाएगा। 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है ये। हर वीडियो में मैं कहता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, आप देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि आपको किस लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो सीधे टॉपिक पर आते हैं। मूल अधिकार। तो मूल अधिकार क्या है? तो यह भारतीय नागरिकों को प्राप्त उनके अधिकार है। ठीक है। जो यह बताता है कि उनको किस तरीके से रहना है। ठीक है। यह हमारे संविधान में वर्णित है। यह हमारे संविधान में वर्णित है भाग 3 में। और जो इनका अनुच्छेद है वह 12 से 35 है, यानी 12 अनुच्छेद से स्टार्ट है, 35 अनुच्छेद तक है मूल अधिकार। यह हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि मूल अधिकार हमारे क्या क्या है। यह भारत के हर एक नागरिक को जानना चाहिए, कुछ जाने या न जाने, लेकिन मूल अधिकार जो है वह हर व्यक्ति को जानना चाहिए। ठीक है। तो इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। ठीक है दोस्तों। तो इसको इसलिए कराना भी इम्पोर्टेंट हो गया है। तो आइए क्वेश्चन। कितने प्रकार के मूल अधिकार हमको प्राप्त हैं? तो 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्तों। तो समानता का जो अधिकार है वह 14 से 18 तक है। वहीं स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 अनुच्छेद है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में है। वहीं संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। ठीक है। इतना याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन पर सीधे आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है पेपर में, उसको करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वह कर रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। किसे? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। अगला अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13, ठीक है, संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जो अनुच्छेद 13 है, ठीक है, अनुच्छेद जो 13 है वह क्या करता है, संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को क्या करता है, प्राथमिकता प्रदान करता है। यानी कौन सा प्रभावी होगा, या संसद द्वारा बनाया कानून प्रभावी होगा या विधानमंडल? तो संसद सर्वप्रमुख होता है। ठीक है। तो संसद सबसे पहले संसद द्वारा ही बनाया गया कानून मान्य होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो मौलिक अधिकारों की। ठीक है। तो मौलिक अधिकारों के बारे में क्या करता है, अनुच्छेद 13 क्या करता है, संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किस अनुच्छेद में है? तो जो पहला है वह समानता का ही अधिकार है, एक बार दिखा चुका हूं। समानता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार की से संबंधित है? यानी विधि के समक्ष समानता के अधिकार को कौन सा अनुच्छेद संदर्भित करता है? तो अनुच्छेद 14। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 बता देंगे। ठीक है। अगला कह रहा है, धर्म जाति लिंग वंश के आधार पर भेदभाव नहीं। ठीक है। यह अनुच्छेद कौन सा बात करता है? तो अनुच्छेद 15। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रख रखाव कर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 तथा 16। अनुच्छेद 14 तथा 16। ठीक है। अनुच्छेद 14 में कहता है विधि के समक्ष समानता, और 16 में क्या कहता है, समान कार्यों के लिए समान वेतन। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक निर्योजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2) क्या करता है, नागरिकों को
रोजगार की अवसर की समानता की गारंटी देता है। रोजगार के अवसर की समानता की गारंटी देता है। आगे आगे क्या कर रहा है, आगे देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसी को दे दिया गया है इसमें, तो संवैधानिक उपबंध, इसको आप लोग पढ़ लेना। इसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। ठीक है, ये हर वीडियो में बताता हूँ कि इसका जो पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। ठीक है, वहां से महेश कुमार बरनवाल का बुक आपको डाउनलोड कर लेना है, वहां पर सारे पीडीएफ मिल जाएंगे जो अभी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है वह कर रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, उन्मूलन मतलब क्या होता है, अंत, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, तो अनुच्छेद 17 में। तो अनुच्छेद 17 के साथ अनुच्छेद 18 को भी याद कर लें तो सही है। अनुच्छेद 18 में क्या कहता है, छुआछूत का अंत। ठीक है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 में छुआछूत का अंत। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए, अनुच्छेद 18 संबंधित है उपाधियों के अंत से। ठीक है, सॉरी दोस्तों गलत बता दिया, उपाधियों का अंत। ठीक है, छुआछूत का अंत नहीं, उपाधियों का अंत। अगला जो क्वेश्चन है वह कर रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। सीधे क्वेश्चन बोल रहा है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 से भी कई क्वेश्चन बने हुए हैं पेपर में, इसको याद रखेंगे। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, ये किसमें है, अनुच्छेद 19 में। प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता भी किसमें है, अनुच्छेद 19 ए में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है, आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 सी में कहा गया है कि किसी भी अपराधी को, ठीक है, अपराध के अभियुक्त यानी अपराधी को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए क्या बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है और दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन में संरक्षण प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 20। ठीक है, अनुच्छेद 20। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। यानी कोई व्यक्ति है विदेश में जा रहा है तो उसके यात्रा के अधिकार को क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है, वह अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान संबंधित है, तो अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 किसकी बात करता है, यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, बच्चों के शोषण के विरुद्ध क्या करता है, बात करता है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म भी सम्मिलित है। जो अनुच्छेद 25 है वह क्या कह रहा है, उसमें जो प्रयुक्त हिंदू शब्द है उसमें बौद्ध धर्म और जैन और सिख धर्म भी क्या है, सम्मिलित है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों में स्थगित स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार संरक्षण प्रदान करता है। इसको छोड़ दो। आगे जो क्वेश्चन है वह करा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार प्रवर्तित किए गए हैं, तो मौलिक अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 32 किसकी बात करता है, अगर आर्टिकल 32 की बात कर दिया जाए तो आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। ठीक है, इसकी बात की गई है। यह क्या है, मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। और इससे कहा जाए तो इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया है। ठीक है, संविधान की आत्मा अगर पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर ने किसे बताया है, तो आर्टिकल 32 को बताया है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों का अगर संरक्षक बात करें, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यानी आपके मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है, तो आप कहाँ जा सकते हैं उसकी सुनवाई करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, न्यायपालिका जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा बताया है, वही बताया हूँ, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन जो है वह कह रहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है। अगर व्यक्तिगत आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई हनन करता है, ठीक है, तो वह अगर आपको दायर करना है, उससे जाकर कोर्ट में दाखिल कराना है, तो आप कौन सा रीट दायर लगाएंगे, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या लगाएंगे, बंदी
प्रत्यक्षीकरण, इसे इंग्लिश में हैबियस कार्पस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसके बाद निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? तो केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973, जिसे हम पढ़ लिए हैं पहले, ठीक है। तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में जो आया केस, उसमें कहा गया कि संविधान जो है, जो प्रस्तावना है संविधान का अंग है और क्या हो सकता है, इसमें संशोधन भी हो सकता है। आगे जो क्वेश्चन है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाकर मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर संपत्ति के अधिकार में कर दिया गया, वैधानिक अधिकार बनाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर मौलिक अधिकारों से कानूनन अधिकार बना दिया गया, जिसे 300 क में जोड़ा गया, ठीक है। अनुच्छेद 300 क है अब संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। पहले कितना होता था? 31 होता था। क्या होता था? मौलिक अधिकारों में 31 होता था, लेकिन उसे हटाकर कानूनन अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। किसे? संपत्ति के मौलिक अधिकार को। अगला जो क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है, कानूनन अधिकार है, ठीक है। उसी को कानूनन अधिकार कहेंगे। आगे जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण प्रदान के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद का है? अगर आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस जो हैं उनके लिए अगर आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15 और 16 दोनों के 6 में है, 15(6) और 16(6) में, ठीक है। अगला क्वेश्चन याद रखेंगे, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है, ठीक है। क्या है? मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 या गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, जो 19 और 20 में आता है। आर्टिकल 19 और 20 जो है, 19 और 20 को छोड़कर अगर राष्ट्र कोई भी आपातकाल लगा, ठीक है, इमरजेंसी लगा, तो उसमें आर्टिकल 19 और 20 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार भारतीयों के समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन 19 और 20 समाप्त नहीं होता है, जिसमें 19 में दिया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और 20 में दिया गया है जीवन की स्वतंत्रता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर, ठीक है, उनके उन्मूलन अधिनियम, ठीक है, बंधुआ मजदूर के उन्मूलन यानी अंत, ठीक है, बंधुआ मजदूर के अंत अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्ष 1976 में, वर्ष 1976 में। तो दोस्तों मूल अधिकार भी हो जाता है समाप्त, ठीक है दोस्तों। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं नागरिकता, एक छोटा सा चैप्टर है, इसी में देख लेते हैं नागरिकता, कुछ 10-20 क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं नागरिकता को। तो नागरिकता किसमें है? भाग 2 में है, भाग 2 में है, 5 से 11 तक है, 5 से 11 तक है, यानी आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें भारतीयों को 5 प्रकार का नागरिकता प्राप्त है, ठीक है। अगर किसी को भारत में नागरिकता लेना है तो 5 प्रकार से ले सकता है। पहला जन्म से, दूसरा वंशाधिकार द्वारा, तीसरा पंजीकरण द्वारा और चौथा देशीकरण द्वारा और 5वां भूमि के अर्जन द्वारा। फिर से याद रखेंगे, अगर भारत में जन्म हुआ है तो जन्म से हो जाएगा, उनको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, वंश से हो जाएगी, पंजीकरण द्वारा होगा और देशीकरण द्वारा होगा और भूमि के अर्जन द्वारा होगा, ठीक है। अगर भूमि का आपका यहाँ भूमि है तो उसके द्वारा भी क्या होगा, तो भारत का नागरिकता आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला, अगर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 से 11 तक नागरिकता है, तो अगर इसको देखा जाए कि आर्टिकल 5 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 6 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 7 में क्या लिखा गया है, एक बार देख लेते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आर्टिकल 5 में लिखा गया है संविधान लागू होने के समय नागरिकता, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आपको याद ही हो जाए, ठीक है, लेकिन अगर आप एक बार देखे रहेंगे, सुने रहेंगे तो पेपर में जरूर क्लिक करता है और सही करके आते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 5 में क्या लिखा गया है, संविधान लागू होते समय नागरिकता। 6वां में लिखा है पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार। 7वां लिखा है कि पाकिस्तान से प्रवर्जित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। 8वां है कि भारतीय मूल के वैसे लोग जो नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं।
9वां दिया है जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उनकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त मानी जाएगी। यानी कोई भी व्यक्ति जो विदेश में अपनी नागरिकता ले लिया है उसके भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त मानी जाएगी। आगे 10वां में दिया है नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। अगला 11वां दिया है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकार का नियमन। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन करते हैं फिर इसके बारे में समझते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है, एकल नागरिकता। भारतीय जो संविधान है वह किस प्रकार की नागरिकता प्राप्त करता है, एकल नागरिकता। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूएसए है वह दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। ठीक है, नागरिक संशोधन अधिनियम जो सीए जो है, सीएए जो 2019 में आया, ठीक है, उसके तहत किन देशों को नागरिकता प्राप्त हुआ, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे भारतीय नागरिकों की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है, परित्याग कोई कर दे या पर्यवसान कर दे, दूसरी जगह बस जाए, या वंचना के आधार पर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, तो 7 वर्ष। अगर लगातार 7 वर्ष भारत से बाहर रहे हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है, तो प्रति 2 वर्ष पर, प्रति 2 वर्ष पर। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि लक्ष्मीमल सिंधवी समिति किससे संबंधित है, तो दोहरी नागरिकता से। ठीक है, जो लक्ष्मीमल सिंधवी समिति है वह दोहरी नागरिकता से संबंधित है। अगला कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत को नागरिकता नहीं प्रदान की जा सकती है। ठीक है, यानी क्या बोला कि कोई व्यक्ति अगर भारतीय बैंकों में धन जमा करता है उससे नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, वह कोई आधार नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन के देश से लिया गया है। अगर एकल नागरिकता की बात करें तो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। वहीं कह रहा है भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है कृषि भूमि। ठीक है, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है, कौन, कृषि भूमि। ठीक है, अगला जो है इसमें कोई पढ़ने लायक है नहीं। ठीक है, आप लोग पढ़ लेना अगर पीडीएफ से पढ़ना होगा तो। बाकी आज के लिए बस इतना ही, आगे जो टॉपिक होगा हमारा, क्या टॉपिक होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कैसा लगा और क्या सुधार करना चाहिए इसमें। ठीक है, बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।